बिहारी नाम जो है वो आज एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है। अब बिहारी को कोई ख़राब नहीं समझता। अब बिहार वाले लोगों को ये कहना कि हम बिहारी हैं, मैं तो समझता हूँ अच्छा लगता है। इतनी बार लालू प्रसाद यादव जी जीते बिहार के इलेक्शंस, बार बार जनता ने उनको मैंडेट दिया। सिर्फ पुलिस की नौकरी दी गई लालू जी के राज में, लेकिन बाकी अब कोई भी जगह सब वैकेंसी ऐसी पड़ी की पड़ी रह गई। तो नीतीश जी ज़ीरो से यहाँ पहुँच गए और वहाँ 80% आता था, तो 20% आपके पास नहीं था। जाहिर है कि वो 20% आप कहाँ से लगा पाते। लेकिन नीतीश जी के वक्त आप देख लीजिए कि सब लग रहा है और पूरा बिहार चमक रहा है। हेलो, नमस्कार। मैं लहर सेठी, आपकी होस्ट आज बियॉन्ड दी एको पॉडकास्ट में। हमारा सौभाग्य है आज कि हमारे साथ डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, स्टूडियो में प्रेजेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद करीम साहब कि आप हमारे साथ जुड़े। आप कर सर, एज पर बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, बिहार दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़, पूरी दुनिया की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। और इसके बावजूद बिहारी नाम जो है वो आज एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है। हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि तू तो बिहारी है। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसा क्या हुआ कि बिहारियों की जो रेपुटेशन है वो इतनी ख़राब हो गई? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि बिहार की रेपुटेशन आज ख़राब है और पूरे देश में आज जब से नीतीश कुमार जी ने बिहार का बागडोर संभाला है, उसके बाद से कुछ दिन गुजरने के बाद पूरे देश के हर राज्यों का या उन लोगों का ज़हन बदला है। अब बिहारी को कोई ख़राब नहीं समझता। अब बिहार वाले लोगों को ये कहना कि हम बिहारी हैं, मैं तो समझता हूँ अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि 1977 ईस्वी से वो जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार में स्थिरता नहीं थी, अपना टर्म पूरा नहीं कर सकी। वो 2-2.5 साल में वो लचर गई और आपस में लोग बिखर गए, क्योंकि बहुत पार्टियों को मिलकर जनता पार्टी बनी थी। तो 77 से ये सिलसिला चला और फिर बीच में आकर के थोड़ा कोई सेंट्रल पार्टी आई, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, लेकिन बाद में फिर 1990 से फिर जनता दल आ गई और जनता दल आई तो उस वक्त के जो लालू जी जो उसके मुखिया थे, मार्च में उन्होंने बागडोर संभाला था और उसके पहले कांग्रेस थी। लेकिन कांग्रेस के ज़माने में बिहार में कई जगह, सीतामढ़ी में, भागलपुर में, बिहार शरीफ में, हर जगह राइट होने लगे। तो उस ज़माने में जो राइट होने लगे, तो नेचुरली जब राइट होता है तो सभी धर्म का नुकसान होता है, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज का नुकसान होता है, खा वो जिस धर्म के भी हों। तो इससे बड़ा नुकसान हुआ उससे भी, उसकी वजह से भी बिहार कमज़ोर हुआ। फिर मैंने कहा कि फिर 1990 में लालू जी की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई और हालात ये थे कि उनके सरकार में आने के बाद लोग बच्चे को बाहर नहीं निकलने देते थे। एक डर सा माहौल था लोगों में और बहुत से स्कैम हुए, जैसे अलकतरा घोटाला, बिटुमिन स्कैम हुआ, चारा घोटाला। इस तरह से जो घोटाले होते रहे, तो जाहिर है कि जो जनता का पैसा था
जो टैक्स का पैसा था उसका डाइवर्शन हुआ। वो पॉजिटिव अप्रोच नहीं था, जहाँ लगना था सही नहीं लग पाया, लेकिन कहीं फर्द के हाथ में चला गया, इंडिविजुअल के हाथ में वो पूंजी चली गई, तो बिहार की इकोनॉमी नेचुरली वीक हुई, कमज़ोर हुई। पर सर आप ये कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद करीम साहब, इतनी बार लालू प्रसाद यादव जी जीते बिहार के इलेक्शंस, बार बार जनता ने उनको मैंडेट दिया और वो वापस आए, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। बिहार में गरीबों की तादाद ज़्यादा है और ज़ात की पॉलिटिक्स है बिहार में, है हर जगह, लेकिन बिहार में थोड़ा ज़्यादा है। तो लालू जी ने एक काम किया कि जो वहाँ की गरीब जनता थी, अनपढ़ थी या कम पढ़ी लिखी थी, उसको उन्होंने एक काम तो ज़रूर किया, और मैं उसको सराहता हूँ, कि ज़ुबान देने का काम किया। जो कलेक्टर साहब से हिम्मत नहीं थी जाकर बात करने की, बीडीओ साहब से जाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, सर्किल ऑफिसर से जाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, गांव के मजबूत लोगों के पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, वो हिम्मत दिया लालू जी ने उनको, जिसको आप सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। लेकिन ये काम हुआ। लेकिन कोई भी राज्य सिर्फ जुबान दे देने से मजबूत नहीं होता है, या कोई भी गांव या कोई भी पंचायत के लोगों को आप जुबान दे दें, अच्छी बात है, अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद उनको दाल रोटी चाहिए, उसके बाद उनको रोज़गार चाहिए, उनके अपनी इकोनॉमी के अपने वित्तीय स्थिति को मजबूत करना भी ज़रूरी था अपने बच्चों के लिए, अपनों लिए। लेकिन यह काम लालू जी नहीं कर सके। और जब 2005 में नीतीश जी आए, तो जो बिहार की दयनीय हालत हो चुकी थी, उसको उन्होंने सुधारने का काम किया, बहुत आगे बढ़ाने का काम किया नीतीश जी ने। और साथ साथ 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया, जो बिहार का एक मजबूत हिस्सा था। वित्तीय स्थिति झारखंड की मजबूत थी, चूँकि कोयला हो, अबरक हो, ये जो भी मिनरल्स हो, वो झारखंड में था। और झारखंड के हट जाने के बाद जो शेष बिहार बचा, यहाँ सिवाय खेती के कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन नीतीश जी एक टेक्नोक्रेट है, इंजीनियर है, तो जाहिर है पढ़े लिखा आदमी ड्राइवर भी होता है, तो ड्राइवरी वो सारे सिग्नल को समझता है। एक अनपढ़ ड्राइवर हो, वो नहीं समझ पाता है। तो नीतीश जी चूँकि टेक्नोक्रेट थे, इसलिए उन्होंने देखा कि बिहार की इकोनॉमी कैसे सुधरेगी, बिहार का एजुकेशन कैसे सुधरेगा। जो लालू जी कहते थे अपने टेन्योर में, ओ पत्ता चुनने वाले, ओ केला चुनने वालों, ओ बेंग खाने वाले हो, चरवाहा विद्यालय खोलूंगा मैं पहलवान विद्यालय खोलूंगा। तो ये सब नीतीश जी ने देखा कि बिहार वाकई बड़ा पिछड़ा, बहुत पीछे जा चुका है। ग्रोथ 1% हो चुका था बिहार का, तो हालत बिहार की थी। तो नीतीश जी ने आने के बाद ये सोचा कि इसकी इकोनॉमी कैसे सुधरेगी, बिहार की वित्तीय स्थिति कैसे सुधरेगी। और जब वित्तीय स्थिति नहीं सुधरेगी, जब पैसा नहीं होगा, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बड़ी मजबूती से कह सकता हूँ कि फ्लैट हजारों हजार बन चुके थे लालू जी के ज़माने में, लेकिन इसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। लोग अपने पैसे से अपना फ्लैट बना या कन्वर्शन पे अपना फ्लैट बना चुके थे। वो इंडिविजुअल मामला था, वो सरकार का मामला नहीं था। तो नीतीश जी ने देखा कि ये फ्लैट है, लेकिन इसको ये बैंक से लोन नहीं ले सकता है,
चूँकि ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ, और रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो लोन नहीं मिलेगा, और रजिस्टर 2 में बिहार सरकार की शामिल नहीं होगा। तो जब शामिल नहीं होगा तो उसकी अपनी संपत्ति नहीं कहलाएगी। तो उन्होंने इसके लिए एक पॉलिसी बनाई कि जितने भी फ्लैट हैं, चाहे वो बिल्डर के ज़रिए बना कर दिए गए हों या जिसकी ज़मीन है उसके ज़रिए वो दिए गए हों, क्योंकि कन्वर्शन पर फ्लैट बनता था, ज़मीन वालों को पैसा नहीं था, तो 50% ज़मीन वाले का होता था फ्लैट, और जो बना करके देता था बिल्डर 50% उसका होता था। दोनों ही अपना फ्लैट बेचते थे, लेकिन सिर्फ एक कागज़ पर, स्टैम्प पर 500 रुपये के या 200 रुपये या 100 रुपये के स्टैम्प पर वो फ्लैट दे दिया करते थे, लोग अपना रहते थे। उसको रजिस्टर्ड कराने का काम किया, पॉलिसी बनाकर नीतीश जी ने, तो एक अच्छी खासी रेवेन्यू आ गई बिहार में। तो करीम जी, मैं आपको यहाँ रोक करके एक और सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने ये जो हमें बताया है, ये तो पूरे देश में बाकी के स्टेट्स में ऑलरेडी हो रहा था, ठीक है, और बिहार क्योंकि पिछड़ा हुआ था, पीछे था, तो बहुत सारा स्कोप था फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड स्टेट था, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा काम नहीं हुआ था जो बाकी के स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है। तो जो आप हमें बता रहे हैं, इन अ वे वो वही रेप्लिकेट करा जा रहा था जो बाकी के स्टेट्स में ऑलरेडी सक्सेसफुली हो चुका था। पर क्या ये असली डेवलपमेंट है? मतलब क्योंकि स्कोप ऑफ डेवलपमेंट तो ऐसे अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होता है ना, एज़ कम्पेयर टू जो स्टेट्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। तो मैंने कहा कि इकोनॉमिक जिस फ्लैट की कीमत 10 लाख थी, परचेजिंग कैपेसिटी नीतीश जी के टाइम में इतनी बढ़ गई कि वो फ्लैट की कीमत 50 लाख हो गई, और वो 10 लाख का फ्लैट 50 लाख में बिकने लगा। तो 50 लाख का अगर 8% आप ले रहे हैं, हज़ारों हज़ार 10,000 फ्लैट है, तो आप सोचिए, कैलकुलेट कीजिए कि कितना रेवेन्यू आ जाएगा। तो वो रेवेन्यू आया, और उस रेवेन्यू को यूज़ किया उन्होंने। लालू जी के ज़माने में हम लोग, बिजली थी गाँव, बहुत से गांव में बिजली नहीं पहुंचाई गई थी, और बहुत से गांव में सड़कें नहीं थी, और सड़क थी भी तो बदतर हालत थी। तो हालात बदल गए, बिजली का मामला जो आया, हालात बदल गए। अब 24 घंटे बिजली रहने लगी, सड़क बन गई, हालात ख़राब थे, गड्ढा गड्ढा था हर जगह सड़क का, बड़ी बुरी हालत थी। और आज बिहार को देखा जाए तो सड़कें चमकती हैं, कोई ऐसा गांव नहीं जो सड़क नहीं हो। अब 4 लेन और 6 लेन, एक जगह से दूसरी जगह सड़कें बन चुकी हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं। जहां पहले लोग पहुंचते थे 3 घंटे में, वहां पहुंच रहे हैं 1.5 घंटे में। तो डीजल और पेट्रोल का खर्चा घट गया, और इंसान की जितनी ज़िंदगी है, अगर वो 3 घंटे में पहुंचने का रास्ता बनाता रहे और 1.5 घंटे में बना ले पहुंचने का रास्ता, तो जितनी ज़िंदगी है वो 1.5 घंटे में के हिसाब से 50% लाइफ में वो बहुत काम कर चुका होगा। तो ये ज़माना है फास्ट चलने का, और फास्ट चलेंगे तो फास्ट ग्रोथ होगा। और बिहार का ग्रोथ नीतीश जी के ज़माने में हुआ। नीतीश जी ने सारे स्कैम को रोका, और नीतीश जी के ज़माने में 19 साल हो रहा है, कभी कोई स्कैम नहीं हुआ। तो बड़ी बात है कि स्कैम होने की वजह से जो सरकार का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो किसी फर्द के, किसी इंडिविजुअल के यहाँ चला जाता है, और जो काम होना चाहिए, सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, वो पूरा नहीं कर पाता है। तो नीतीश जी ने यह काम किया। तो मैं समझता हूँ कि नीतीश जी फिर आगे आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी लगनी शुरू हो जाएगी। और जाहिर है कि सरकार, अभी आपसे बताऊं, 5 लाख से ज़्यादा रोज़गार नीतीश जी ने दिया अभी बहुत कम दिनों में, पिछले दिनों। और ये प्लान है कि अभी इंडस्ट्रीज खोले जाएं, या जितनी भी सरकार में अभी जगह खाली है सबको भरा जाए। कभी भी नौकरी नहीं देगी, सिर्फ पुलिस की नौकरी दी गई लालू जी के राज में, लेकिन बकिया कोई भी जगह, सब वैकेंसी ऐसी ही परी की परी रह गई। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ, पहले ये था कि केंद्र सरकार से पैसे आते थे, अब वो लौट जाते थे। उस लौट जाने की वजह ये थी कि उसमें 20% पैसा राज्य को लगाना था।
तो राज्य 20% भी नहीं लगा पाता था, जिसकी वजह से 80% वो लौट जाया करता था और डेवलपमेंट नहीं होता था। तो हालात ये थे। तो नीतीश जी 0 से यहाँ पहुँच गए और वहाँ 80% आता था, तो 20% आपके पास नहीं था। आपने इतना मजबूत नहीं किया, या किया भी तो वो फुटदार स्कीम में चला गया या बिटुमिन स्कैब में चला गया। तो जाहिर है कि वो 20% आप कहाँ से लगा पाते। लेकिन नीतीश जी के वक्त आप देख लीजिए कि सब लग रहा है और पूरा बिहार चमक रहा है आज के दिन। ये बड़ी बात है। जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं देश की, उनमें तो बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप था उस समय फॉर डेवलपमेंट। बहुत सारे एरियाज थे जहाँ पर कभी कोई काम हुआ ही नहीं था। तो क्या ये असली डेवलपमेंट है, या फिर मतलब क्योंकि बहुत स्कोप था इसीलिए इतनी डेवलपमेंट हो पाई? देखिए, ये एक रिलेटिव टर्म है, और कभी भी कोई स्टेट या कंट्री या इंस्टीट्यूशन ऑलवेज डेवलपिंग, रोज नए नए रिसर्च होते हैं, स्कोप होता भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑलवेज डेवलपिंग। कोई डेवलप्ड तो वहीं रुक जाएगा, वो ठहर जाएगा, उससे फिर उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ग्रोथ तभी होगा कि वो हमेशा डेवलप करता रहे। तो जहाँ तक बिहार के आपका कहना है कि अनडेवलप था, इसलिए नीतीश जी को मौका मिला डेवलप करने का, उसके पहले भी तो डेवलप होना चाहिए था। वो मौका 15 साल का, 10 साल तो मुख्यमंत्री रहे लालू जी भी, और उनकी मिसेस दोनों मिलकर 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और फिर 5 साल तकरीबन रेल मंत्री भी रहे लालू जी। लेकिन सिर्फ ज़रूरत है डेवलप करने की, उससे डेवलप नहीं होगा। अनडेवलप को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कैसे जनरेट करेंगे, वित्त स्थिति कैसे मजबूत करेंगे। जब तक फाइनेंस नहीं आएगा तब तक अनडेवलप्ड होते हुए भी आप हाथ पसारे बैठे रह जाएंगे। तो पहले आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि किस तरह से इकोनॉमी आए, किस तरह से टैक्स आए, या कोई दूसरा और भी तरीका हो फंड जनरेट करने का, तभी डेवलप हो पाएगा। अनडेवलप्ड नहीं था, डेवलप्ड था, जो कुछ दिनों बीच में दरमियाने में वो अनडेवलप्ड हो गया। ऐसा नहीं है कि बिहार डेवलप नहीं था। बिहार की सड़कें पहले भी अच्छी थीं। बिहार में पहले कभी भी ऐसा नहीं था कि कुछ पकड़ धकड़ और बच्चे डर से घर से नहीं निकले, ऐसी हालत नहीं थी। स्कूल की ये हालत नहीं थी। ये बीच का जो ज़माना था, जो लालू जी का ज़माना था, उस ज़माने में ऐसा हो गया। तो लेकिन पैसा नहीं आया, उस वक्त भी ऐसी बात नहीं थी। 80% पैसे तो आते रहे। आप 20% आप मैनेज नहीं कर सके, या जो मैनेज किया वो अदरवाइज कहीं और जाता रहा। ये झारखंड बन जाने के बाद बिहार की हालत और ख़राब हो गई। लेकिन बावजूद के जनरेट किया फंड, नीतीश कुमार जी ने फंड जनरेट किया, स्टेट को मजबूत किया पैसे से। जब वित्तीय स्थिति हुई मजबूत, तभी अनडेवलप्ड को उन्होंने डेवलप किया। और उनका अपना वोट, ज़ात की पॉलिटिक्स ज़रूर है, लेकिन नीतीश जी पर गौर कीजिए, उनकी आबादी तकरीबन 2-2.5% है। उनकी बरादरी, उनका ज़ात बिहार में 2-2.5% से ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद वो सबको लेकर चलते रहे। अक़लियत यानी मुसलमानों के लिए भी काम किया, क्रिश्चियन के लिए भी काम किया, सिखों के लिए भी काम किया, दलित के लिए भी काम किया, आदिवासियों के लिए भी काम किया, अति पिछड़ों के लिए भी काम किया, पिछड़ों के लिए भी काम किया, सबके लिए काम किया। तभी तो सब लोगों ने वोट देना शुरू किया, और सब लोगों ने यकीन किया नीतीश कुमार जी पर, और इस यकीन की वजह से वोट मिलता रहा उनको। जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू कहलाते थे, वो पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू, तकरीबन 20 साल वो रहे थे। और ये दूसरे मुख्यमंत्री अभी हुए हैं इतने ज़माने बाद, आज़ादी के बाद, कि
ये 20 साल पूरा करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने पसंद किया उनके काम को। अपहरण को रोकने का काम किया नीतीश जी ने। बच्चे को लोग स्कूल नहीं जाने देते थे, डर लगता था। जब तक बच्चे वापस स्कूल से नहीं आ जाएं तब तक दिल धड़कता रहता था कि पता नहीं बच्चे स्कूल से लौटेंगे कि नहीं। रात में निकलना बंद हो गया था, लोग रात में बाहर नहीं जा सकते थे। और आज के दिन लोग आराम से महंगी महंगी गाड़ियां लेकर सड़क पे चलते हैं। आज आप देखिए बिहार की यह हालत है कि मैं समझता हूँ कि महंगी महंगी गाड़ियां काफ़ी बिहार में हैं। अच्छे अच्छे लोग निकल रहे हैं, पढ़ लिख कर निकल रहे हैं। हम लोग चमाचम बिजली में रहते हैं, जो बिल्कुल अंधेरा बिहार था। स्कूल की हालत दयनीय थी। एग्जामिनेशन में अनफेयरनेस होता था। लालू जी के ज़माने में एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अनफेयरनेस होता था, जिसको हाई कोर्ट ने रोकने का काम किया। और हाई कोर्ट ने हर सेंटर पर एग्जामिनेशन में एक जुडिशियल अफसर को मजिस्ट्रेट के रूप में बहाल किया कि चोरी नहीं चले। यानी एग्जामिनेशन में जुडिशरी को हस्तक्षेप करना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा। तो एग्जामिनेशन के क्या हालत हो गए थे। तो हर तरफ गिरावट था, और उस गिरावट की वजह से बिहार की हालत बदतर हो गई थी। और नीतीश कुमार जी ने उस बिगड़े हुए, जो पटरी से उतर चुका था बिहार, उसको पटरी पर लाने किया, हर क्षेत्र में लाने का काम किया। तो जाहिर है कि ये काबिल तारीफ है नीतीश कुमार जी। और मैं समझता हूँ कि इस बार भी आप देखिएगा फिर मुख्यमंत्री 2025 के इलेक्शन के बाद वो बनेंगे। लोगों की पसंद है, कोई उनके मुकाबले का आज एक लीडर भी नहीं है। किसी से पूछते हैं तो कहता नहीं, कोई नहीं है सवाल उनके। तो लोगों के दिलों में तो है। पर उनको आजकल पलटू राम का नाम दे दिया गया है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो कभी एक पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, फिर दूसरी में चले जाते हैं, पहले किसी की निंदा करते हैं, फिर उन्हीं के साथ जाकर के एक हो जाते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है ना कि होता क्या है कि नीतीश जी इस पोजीशन में हैं कि उनके बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती। नीतीश जी इस पोजीशन में है कि उनके बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती, न इधर बन सकती न उधर बन सकती। तो वो देखते हैं कि आज के दिन में हम किसके साथ हों कि ज्यादा पब्लिक का काम कर सकते हैं। कभी महसूस होता है कि इधर है सरकार तो है केंद्र में, लेकिन हम पब्लिक का काम बहुत नहीं कर रहे हैं। अब अंदर क्या वजह है ये मैं नहीं जानता। पब्लिक का काम जितना करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इधर रह करके अगर हम साथ रहेंगे तो हो सकता है पब्लिक का काम ज़्यादा कर सकें, बिहार की ज़्यादा तरक्की हो। ये उनका एसिड टेस्ट होता हो कि हमें क्या करना चाहिए। इस तरफ रहने पर ज़्यादा तरक्की बिहार की हम कर सकेंगे, या इस तरफ फिर उधर देखते हैं कि इधर रह करके हम तरक्की कर सकते हैं। तो उनको जो सूट करता है बिहार की तरक्की के लिए, अपने लिए तो जीते नहीं, अपनी फैमिली में किसी को पॉलिटिक्स में नहीं लाए। जिस तरह से लालू जी लाए या और लोग लाए, उस तरह से किसी को पॉलिटिक्स में वो लाए नहीं। उनको ये इंटरेस्ट अपना नहीं है। हर आदमी इंसान को होता है कि मेरा बच्चा मेरी जगह पे आ जाए, आगे बढ़े, लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। तो सिर्फ सारे बिहार को अपना परिवार समझते हैं। तो परिवार को समझते हुए ये सोचते हैं कि कब कहाँ रहे कि हमारा फायदा बिहार का होगा। मुझे लगता है ये सोच उनकी है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। नाम देने को कोई कुछ भी दे सकता है, नाम अपनी जगह है, वो तो किसी किसी की जुबान को रोका नहीं जा सकता। अब एक ज़माने में कटाक्ष करते थे, जब भाषण में जाते थे कहीं तेजस्वी जी तो कहते अरे चाचा आए थे जी। सवाल है फिर आज इस खुशामद में वो लोग लगे हैं कि कैसे नीतीश जी आ जाए कि कम से कम हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन जाएं। ये सब तो राजनीति है, चलता रहेगा, चलता आया है, चलता रहेगा। और दल बदलने का काम तो हमेशा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और भी स्टेट में हुआ है, कभी कभी सरकार इधर आई है, कभी वो इधर चले गए हैं। ये होता रहा है, हर जगह होता है। लेकिन चूंकि हम बिहार के लोग ज़्यादा इस बात को जानते हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। अच्छा, आपने पहले सोशल इंजीनियरिंग की बात करी थी, तो आपके हिसाब से किसने बेटर सोशल इंजीनियरिंग करी है, लालू प्रसाद यादव जी ने या फिर नीतीश कुमार जी ने? देखिए, अगर मुझे ये मौका दिया जाए कि आप ये कॉपी देख लीजिए दोनों क्वेश्चन का, तो मैं 5 से 7 नंबर ज़रूर दे सकता हूँ लालू जी को।
और बकिया नंबर जितने बचते हैं 90 से 93 वो दूंगा मैं नीतीश जी को। कोई कहेगा क्या पैसा क्यों कहते हैं? तो कोई चीज़ कहने के पहले ये सोच लेना चाहिए कि कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई बात करने का या कहने का या मार्किंग करने का। यह सही है, मैं इस बात की तारीफ करता हूँ लालू जी को कि गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित, उन्होंने ज़ुबान दिया। ज़ुबान देने का मतलब है कि ज़ुबान तो ईश्वर ने दिया था, लेकिन वो गूंग थे, बोल नहीं पाते थे। अपना काम है तो सीओ के पास जाकर अपनी बात रखना, वीडियो के पास अपनी बात रखना, डीएम के पास अपनी बात रखना, या गांव में पंचायत में बड़े लोग हैं उनके पास जाना, मुखिया के पास जाना, अपनी बातों को रखना। तो एक झिझक सी महसूस होती थी उनको, एक दबाव सा महसूस होता था, वो अपनी बात नहीं रख पाते थे। तो वो हम कहेंगे कि वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग थी कि ज़ुबान दिया। लेकिन जाहिर है ज़ुबान देने के बाद उसको रोज़गार भी चाहिए, उसको बच्चों को पढ़ाने की शक्ति भी चाहिए, औरतों का, महिलाओं का, माँ बहनों का सशक्तिकरण भी करना चाहिए। तो किसी भी मामले में वो सिवाय इसके कि ज़ुबान देने के अलावा कुछ कर नहीं सके, कोई रोज़गार नहीं मिला। रोशनी का यही हालत था, सड़क की यही हालत थी, शिक्षा का यही हालत था, स्वास्थ्य की हालत थी, सब दयनीय थी। और इस नाम पर कि उन्होंने ज़ुबान दिया, इस नाम पर वो समझते थे कि यही हमारा काम है, हमने बड़ा काम कर दिया। तो ये उनकी समझ थी। अब क्यों ये समझ थी वो जाने। लेकिन नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया लोकल बॉडीज़ में, पंचायत लेवल पर लोकल बॉडीज़ में 50%। क्यों दिया? क्योंकि एक टेक्नोक्रेट है, समझते हैं सारी बातों को। देखिए, माँ ही की गोद प्रथम पाठशाला होती है, और बच्चों को आगे बढ़ाना, उसको रहने सहने का ढंग सिखाना, उसको स्कूल भेजना, उसको कॉलेज भेजना, उसको संस्कार देना, यह माँ का काम होता है। तो माँ को समझा कि अगर सशक्तिकरण ना हो तो फिर माँ ऐसे बच्चे को नहीं बना सकती, आगे नहीं बढ़ा सकती। और जब बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो कल देश चलाने वाला कौन होगा, कल प्रदेश चलाने वाला कौन होगा, कल पंचायत चलाने वाला कौन होगा। तो ये बात उन्होंने ध्यान में रखा, इसलिए 50% रिजर्वेशन दिया। दूसरा, ओबीसी को आज के दिन भी 27% रिजर्वेशन है। ये नीतीश जी ने वीपी सिंह जी के ज़माने में नीतीश जी ने इस काम को कराया। और ओबीसी का रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन। और एक काम और किया, देखिए जुडिशरी की स्थापना क्यों हुई थी? एग्जीक्यूटिव को अथाह पावर है, उसको चेक एंड बैलेंस के लिए करने के लिए जुडिशरी की स्थापना हुई। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आपने महिलाओं को भी 35% रिजर्वेशन देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। तो आप गौर कीजिए, वहाँ 50%, यहाँ 35% जुडिशरी में। तो हर जगह हर तरह के तबके को उन्होंने दिया रिजर्वेशन देकर। और रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं, जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, खुद कफील हैं, खुद हर तरह से सशक्त हैं, तो ऐसे कमज़ोर तबके को हम कैसे ऊपर उनके लेवल में ले चलेंगे? तो ऐसे लोगों को उनके लेवल में ले चलने के लिए उन्होंने ये सारे रिजर्वेशन दिए, और जिसका बड़ा फ़ायदा मिला है। दूसरा, इसके अलावा जनरल काम उन्होंने किया। सड़कों की बात मैंने कहा, बिजली की बात मैं कहता हूँ, शिक्षा की बात कहूँ, आज सारा स्कूल चमक रहा है। स्कूल ढह रहा था उस ज़माने में, 2005 के पहले स्कूल ढह चुका था, जिसको बहुत आज स्कूल चमक रहा है। आज स्वास्थ्य केंद्र चमक रहा है, डॉक्टर हर जगह होते हैं, सारे स्वास्थ्य केंद्र में होते हैं, मेडिकल कॉलेज में, अस्पतालों में डॉक्टर्स रहते हैं, अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं, टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और टीचर का जिसको लालू जी के ज़माने में 5,000 तनख्वाह मिलती थी, आज 80,000 85,000 तनख्वाह उन टीचरों को मिल रहा है। और उतना ही नहीं, अक़लियत के लिए, मुसलमानों के लिए भी काम किया उन्होंने।
साथ सबके लिए काम किया। जितने कब्रिस्तान थे, 10,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने कराया। जो अतिक्रमण था उसको निकाल कर कब्रिस्तान घेरवाने का काम किया उन्होंने। आप पटना में देखेंगे कि अंजुमन इस्लामिया हॉल है जो पटना मार्केट के ठीक सामने है, वहाँ दयनीय हालत थी उसकी। उसमें तकरीबन 60 करोड़ रुपया लगाकर के नई इमारत उन्होंने बनवा दिया। अक़लियत के बच्चों के लिए एक रिहायशी स्कूल खोलने का काम किया, जो कई जगह कई डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। किशनगंज में काम कर रहा है, दरभंगा में काम कर रहा है, मधुबनी में काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन आप भी तो पहले नीतीश कुमार जी के साथ नहीं थे। आप इससे पहले आरजेडी में थे, फिर आपने आरजेडी छोड़ करके नीतीश कुमार जी की पार्टी ज्वाइन करी, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत पीछे मुझे जाना पड़ेगा। हमारे कॉलेज में एक फंक्शन था। हमारे प्रिंसिपल होते थे जो रिनॉन्ड सर्जन थे, डॉक्टर SM नवाब, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट का उसके प्रिंसिपल रह चुके थे, मुजफ्फरपुर श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे, कटिहार मेडिकल कॉलेज खुला तो फाउंडर प्रिंसिपल वो थे। उनके नाम पर मैंने एक 100 बेड का अस्पताल बनाया। उनका स्वर्गवास हो गया तो उनका हमने, क्योंकि फाउंडर प्रिंसिपल थे, तो A.R. किदवई साहब जो गवर्नर थे बिहार के, ये बात 16 अप्रैल 1994 की है। तो लालू जी की सरकार थी उस वक्त 94 में, और वहाँ नरसिम्हा राव जी की सरकार थी केंद्र में। तो नीतीश कुमार जी MP थे, वो लालू जी के साथ थे। बिरशन पटेल जी MP थे, वो लालू जी के साथ थे। अब्दुल गफूर साहब जो उस ज़माने में मुख्यमंत्री थे 74 के आंदोलन में, JP आंदोलन में, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे और MP थे अभी 94 में। यूनुस सलीम साहब कटिहार के MP थे, गवर्नर से हटने के बाद वो MP थे। और भी कई लोग थे, MP थे, जो राजद के लालू जी के साथ थे। और वो लोग कटिहार गए किदवाई साहब के साथ, और कटिहार मेडिकल कॉलेज कैंपस में समता पार्टी बनी। लालू जी से सब लोग अलग हो गए। 42 MP होते थे पूरे देश में, उस वक्त 1/3 टूटता था, 14 MP अलग हो गए और समता पार्टी बन गई। तो मैं उस वक्त से नीतीश जी के साथ था। नीतीश जी के साथ अभी नहीं आया हूँ, मैं नीतीश जी के साथ था। और हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अशफाक करीम ने ही पार्टी बनवा दिया, हालांकि ये सही नहीं है। मेरी हैसियत पार्टी बनवाने की नहीं थी, न है। लेकिन बहरहाल चूँकि कैंपस में कटिहार मेडिकल कॉलेज की ये पार्टी, ये लोग लालू जी के खिलाफ काफ़ी भाषण हुआ और वो पार्टी बन गई समता पार्टी, जो आज JDU है। तो मैं उस वक्त से नीतीश जी के साथ था, और बीच में कांग्रेस में मैं चला गया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो अभी भी जब मैंने ज्वाइन किया तो ललन सिंह ने कहा कि करीम साहब अपने घर में आ गए फिर। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था। और जहाँ तक हमें ये राजद का सवाल है, हमें लालू जी ने बुला के कहा कि सीमांचल का जो इलाका है जहाँ तुम्हारा कॉलेज है उसको संभालते। हमने कहा हम कैसे संभालें, मैं था तो उसको कैसे संभालें, तो हम लोकसभा लड़ना है या राज्यसभा, जो चाहो ले लो। हमने कहा सोच कर बताएंगे। तो मैंने उनको कहा कि राज्यसभा दे दी। बहरहाल उन्होंने दिया। तो मैं इतने ही दिन उनके साथ रहा जितना दिन राज्यसभा रहा। 18 में राज्यसभा हमें मिला, 24 में ख़त्म हुआ, और ख़त्म होते ही कुछ मामला ऐसा हुआ जो हक तलफी हो गई अक़लियत की। उन्होंने 90% लोग मुसलमान उनको वोट देते हैं बिहार में, और उन्होंने सिर्फ 2 सीट दिया था। तो मैंने कहा कि आप 2 सीट दे रहे हैं, 90% आपने अभी सर्वे कराया और जनगणना जिसको कहते हैं, तो मालूम हुआ कि कटिहार में 48% लगभग वोटर्स हैं मुसलमान, और आप ये 2% सिर्फ 2 सीट आपने दिया है। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही तो हम छोड़कर चले गए। उनका ठीक है, अब मैं नहीं आऊँगा आपके पास। कुछ बातें ऐसी हो गई।
उसी दौरान नीतीश कुमार जी आ गए थे घर पे। आए, उन्होंने बातचीत हुई, तो हमने, उनकी भी ख्वाहिश थी और मैं भी ज़रा उस तरफ से मुतनफ़िर हो गया था, मायूस हो गया था कि अक़लियत के साथ ये हाल है इनका, जो वोट दे रहा है 90%। तो मैं नीतीश जी को उन्होंने बड़े अच्छे महफ़िल में बड़े अच्छे से ज्वाइन कराया और मैं साथ हूँ, जैसे पहले शुरू में था, फिर इधर-उधर चला गया था, नहीं था, बहरहाल उनकी दावत पर मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा करीम साहब, क्योंकि आप बात कर रहे हैं मुसलमानों की, आज के जो हालात हैं देश के बहुत अलग हैं, और आज जब लोग लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ जिसके लिए उनको याद करा जाता है वो ये कहते हैं कि वो एक ट्रू सेक्युलर थे, कि उन्होंने सेक्युलरिज्म को हमेशा बना करके रखा, जबकि आज हालात हमारे देश में ऐसे हो गए हैं कि उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालात खड़ा हो गया है और लोग लालू प्रसाद यादव के टाइम को याद करते हैं ये कह करके कि वो एक ट्रू सेक्युलर थे। क्या नीतीश जी, आज उन्होंने मोदी जी की बीजेपी पार्टी के साथ में एक अलायंस बनाया है, क्या आपको लगता है कि वो मुसलमानों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं? क्या वो मुसलमानों को वो दर्जा दे पा रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, या जो पहले उनके पास नहीं था? या क्या मतलब आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए उस समय चीज़ें बेहतर थी या आज चीज़ें बेहतर हैं? देखिए, लालू जी के ज़माने में माई का समीकरण था, मुसलमान और यादव, ये सभी जानते हैं, माई होता था। तो चूँकि 15-16% मुसलमानों की आबादी, 14% यादव की आबादी, तो एक साइजेबल चंक एक साथ जुट जाता था। माई A to Z नहीं था कभी भी, माई था। और मुसलमान यादव को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन यादव मुसलमान को वोट देना बंद कर दिए, बहुत कम तादाद में, जिसकी भी वजह से लालू यादव जी की यह हालत हुई। मुसलमान अपनी जगह कायम है, जैसा कि आपने कहा कि अभी एनडीए के इस हालात में जो मुसलमानों का मामला है वो अपनी जगह है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जब उनके लोग मुसलमान को कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं जितना देना चाहिए, और मुसलमान उनके कैंडिडेट को वोट देता है, तो अब तो माई समीकरण भी नहीं रहा। आपने देखा होगा कुछ दिन बाद अभी ये तेजस्वी जी ने कहा A to Z की हालत ये हुई कि अभी 26 सीट में उनको 3 सीट आई, 3 या 4 सीट आई 26 सीट में। तो A to Z होने के बाद घटता चला गया उनका, क्योंकि जो उनका बुनियाद था उसको उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ इसलिए दिया, देखा कि जो हमारा वोटर है, जो हमारा बिरादर है, उसको हम शिफ्ट नहीं करा पा रहे हैं, ये शक्ति उनकी ख़त्म हो गई। तो फिर A to Z शुरू किया, लेकिन A to Z छोड़ने से जो फाउंडेशन था, जो बचा हुआ, वो भी ख़त्म हो गया। जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, नीतीश जी ने विलय नहीं किया है, जेडीयू ने विलय नहीं किया है भाजपा में, ये सिर्फ गठबंधन है। हर पार्टी का 5 पार्टियां हैं अभी, तो सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, और न मैनिफेस्टो एक है। तो नीतीश जी अपनी मैनिफेस्टो से चलते हैं, भाजपा अपनी मैनिफेस्टो से चलती है, चिराग पासवान अपने मैनिफेस्टो से चलती हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने मैनिफेस्टो से चलते हैं, मांझी जी अपने मैनिफेस्टो से चलते हैं। ये 5 पार्टियां साथ मिलकर हैं। तो जो मैनिफेस्टो इनका है, नीतीश जी का, उसमें अपना बिहार के जो रिजर्वेशन का मामला है उन्होंने किया, जो अक़लियत के लिए काम करने का मामला है उन्होंने किया, जो करना चाहिए, जो दलित के लिए करना था उन्होंने किया, जो ओबीसी के लिए करना था उन्होंने किया, जो ईबीसी के लिए जो करना था उन्होंने किया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए उन्होंने किया। तो उन्होंने सबके लिए, सबको लेकर चले, तो वो भाजपा के साथ है, सरकार भाजपा अभी है वहाँ। अगर ये दूसरे पार्टी में हो, केंद्र में दूसरी पार्टी हो, ये समझना चाहिए ख़ास तौर पर अक़लियत के लोगों को कि अगर ये दूसरी पार्टी में हो, वहाँ सरकार में नहीं हो, तो जिस तरह बिहार की तरक्की वो चाहते हैं, केंद्र से पैसा आए,
और हम काम करें। जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में नहीं हो पाया था, आज भाजपा की सरकार में फंड आ रहा है और काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये समझना चाहिए यहाँ की सारी जनता को, ख़ास तौर पर अक़लियत को भी, कि जब तक इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी किसी राज्य की, कहीं से फंड नहीं आएगा तो राज्य की तरक्की नहीं होगी, राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये समझने की बात है। लेकिन मुसलमान समझने लगे। अभी बेलागंज का चुनाव हुआ, 4 विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें मैं भी था। बेलागंज में एक सीट नीतीश जी की पार्टी जेडीयू को थी। तो अभी अच्छा खासा वोट अक़लियत के लोगों ने दिया, मुसलमानों ने उनको दिया। हम गए, हम लोगों ने कोशिश किया, समझाया लोगों को, अच्छा वोट दिया। तब मुसलमानों को हम देखते हैं कि वो नीतीश जी को जो पहले 5, 10, 15% वोट देते थे, आज अच्छा खासा वोट देना शुरू किया है। और ये वोट उनको मिलता रहेगा, क्योंकि सबके लिए उन्होंने काम किया है। सारे जात बिरादरी, सारे धर्म के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। इसलिए सारे लोग खुश हैं और सब लोग भाजपा के साथ रहते हुए भी लोगों को अब मैं देखता हूँ कि अब कोई बहुत इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिहार में स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, उनमें क्या होगा? क्या आपकी पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में बिहार के इलेक्शंस लड़ सकती है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखिए, जिस तरह अलायंस सेंट्रल लेवल पे है, उसी तरह अलायंस आज बिहार में भी है। सेंटर में भी 5 पार्टी अलायंस में है, यहाँ भी 5 पार्टी इंक्लूडिंग जेडीयू भी अलायंस में है भाजपा के साथ। बिहार में भी अलायंस है। तो ये अलायंस है, एक मजबूत अलायंस है, और ये अलायंस बिल्कुल रहेगा और रहेगा ही रहेगा। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो इसी अलायंस के साथ होगा, उसमें कहीं शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। बीजेपी को लेकर के बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो उनकी जो पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, क्योंकि वो आरएसएस से उभरा हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो मुसलमानों से नफरत करके बाकी लोगों को एकजुट करके, ये उनकी फिलॉसफी है। इसके बेसिस पे, हिंदुत्व के बेसिस पे वो वोट्स मांग रहे हैं, इसके बेसिस पे वो इतने देर से जीत रहे हैं। और उनकी एक हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी काफ़ी देर से चलती आ रही है। और आप खुद एक मुसलमान हो करके आप नीतीश कुमार जी के साथ में जेडीयू में जो ओपनली मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो नहीं बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि हम एक सेक्युलर पार्टी है, हम एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जो सबको साथ लेकर के चलता है। तो ये आपको एक काइंड ऑफ नहीं लगता कि दोनों चीज़ें मेल नहीं खाती कहीं पे? देखिए, पॉलिटिक्स की दुनिया एक अलग है, राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल लाइफ से। हालांकि पॉलिटिक्स भी नॉर्मल लाइफ के ही लिए है, लेकिन बहरहाल डिफरेंट है। वोट की राजनीति होती है। कोई भी सरकार बनती है या कोई भी एमएलए एमपी बनता है तो वोट गिनने से बनता, तौलने से नहीं बनता। तो जिसको जो सूट करता है कि हम कैसे पावर में आएंगे, कैसे ज़्यादा वोट मिलेगा, किसका क्या पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन किस बरादरी का है, किस धर्म का कितना पॉपुलेशन है, उस लिहाज से वो राजनीति करता है। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा की भी जो राजनीति है वो राजनीति है, राजनीति पावर के लिए राजनीति है। अच्छा, अभी एक नई पॉलिटिकल पार्टी प्रशांत किशोर ने शुरू करी है, जन सुराज अभियान कर, और हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा में रहे हैं। तो उनका फोकस जो वो कहते हैं वो है हेल्थ केयर, एजुकेशन, जो चीज़ें उनके हिसाब से बिहार में नहीं हुई हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए एक मसीहा बन गए, दिल्ली के सारे लोगों ने उनको वोट करा, जिस तरह की हिस्टोरिक लैंडस्लाइड विक्ट्रीज उनकी हो रही हैं, आपको लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि प्रशांत किशोर एक ऐसा इंडिविजुअल फेस बन करके उभरे, या उनकी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी बन सकती है कि बिहार के जो इलेक्शंस हैं 2025 में वो उसको स्वीप करके ले जाएं? मैं नाम नहीं लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जेडीयू से भी
इक्का दुक्का लोग जो सवर्ण हैं वो पार्टी छोड़ कर गए, और उन्होंने भी कोशिश पार्टी बनाने की या किसी के साथ राजनीति करने की कोशिश किया, लेकिन सर्वाइवल नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक मामला है, मैं उससे जोड़ता हूँ और देखता हूँ कि प्रशांत किशोर जी जिस बिरादरी से आते हैं, तो मैं समझता हूँ तकरीबन 35 साल से सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बन सके बिहार में। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 89 में मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले सत्येंद्र बाबू थे, उसके पहले भगवत यादव जी थे, उसके पहले चंद्रशेखर जी थे, उसके लिए बिंदेश्वर दुबे जी थे, सभी सवर्ण थे। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा के 89 के बाद 90 मार्च के कबल तक वो रहे, तो इतना लंबा अर्सा गुजर गया। तो आज की जो सोशल इंजीनियरिंग हो चुकी है, उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि फिर ये रिपीट होने को है कि, और जो आज समझ आ चुकी है ओबीसी की, ईबीसी की या कमज़ोर तबके की जो समझ आ चुकी है, वो हमेशा चाहता है कि हमारे लोग मुख्यमंत्री हो, और उनका हक भी बनता है, इसलिए कि पॉपुलेशन उनका है। और कमज़ोर लोग, सरकार बनती है कमज़ोर लोगों के लिए। मजबूत लोगों का सरकार कोई भी बन जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कमज़ोर लोगों को। तो प्रशांत किशोर जी ने जो राजनीति शुरू की, जैसे एक बार उन्होंने पूरे मुसलमानों को बुलाया, एक बार महिलाओं को बुलाया। ये बापू सभागार में 2 प्रोग्राम उनका हुआ, जिसमें अक़लियत वाले लोगों को बुलाया सिर्फ, दूसरी बार देखा महिलाओं को बुलाया। तो मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव राजनीति करने नहीं आए, ये राजनीति उनकी निगेटिव है। मुसलमान किसी का वोटर है, महिलाओं का सशक्तिकरण किसी ने किया है, आप समझ जाइए कि वो किसकी वोटर है महिलाएं। तो उनकी पॉलिटिक्स निगेटिव है। और उन्होंने एक और बड़ी गलती कर लिया। बड़ी गलती क्या कर लिया कि जब 4 विधानसभा का जो अभी चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया। कैंडिडेट जो खड़ा किया तो उससे लोगों ने ये देख लिया कि ये वोट बांटने के लिए आए हैं, इनको इसको छुपा कर रखना चाहिए था। डायरेक्ट जो अभी इलेक्शन आएगा, जनरल इलेक्शन, उसमें उनको उतारना चाहिए था कैंडिडेट को। अभी जो उन्होंने कर लिया, ये एसिड टेस्ट था उनका, लेकिन वो मिस फायर हो गया उनका। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर जी एक अच्छे इंसान के रूप में मैं उनको जानता हूँ, और वो किसी पार्टी को जिताने में और कामयाब करने में वो बड़े सक्सेस रहे। लेकिन एज ए सेल्फ पॉलिटिक्स में आ जाना, अपने आप को पॉलिटिक्स में, ये क्षमता उनकी नहीं थी, उनको नहीं करना चाहिए था, जो मेरी समझ है। उन्होंने गलत किया। देखिए, उनको करना ये चाहिए था, अगर रियली वो बच्चों के हित में थे, बच्चों के इंटरेस्ट में थे, तो सरकार से बात करनी चाहिए थी उनको पहले कि देखिए बच्चे परेशान हैं, ऐसा ऐसा बीपीएससी का मामला है, उसको देख लिया जाए, कुछ जो बेटर हो किया जाए। तो वो ये न करके अपनी राजनीति शुरू करने लगे। नौजवानों से को अपनी तरफ खींचने के लिए उनको अपनी राजनीति शुरू कर दिया। पर बिहार दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और प्रोटेस्ट हमारा राइट है। तो जैसे भाजपा सरकार ने करा, हमने देखा कि फार्मर्स को जो पंजाब से आए हुए थे उनके साथ कैसी बदसलूकी करी गई, और सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में भी क्या हुआ हम सब ने देखा। तो अब आपको नहीं लगता है कि बिहार की जो गवर्नमेंट है, जो नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट है, वो जो कर रही है, प्रशांत किशोर हो या बच्चे हों या कोई भी प्रोटेस्टर्स हों, ये तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है ना कि वो प्रोटेस्ट कर सकें, चाहे वो एक पॉलिटिकल रीजन से कर रहे हैं या किसी और कारण से कर रहे हैं, पर प्रोटेस्ट करना तो उनका हक बनता है। तो आपको नहीं लगता कि उनको उनके साथ मार पिटाई करना, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करना किसी तरह से गलत है? देखिए, पहले बात मैं बता दूं आपको, बिहार से 2 बड़ा आंदोलन हुआ है, 2 बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है।
एक महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था बिहार से प्रोटेस्ट चंपारण से, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था। दूसरा जयप्रकाश नारायण जी ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया था जिसकी शुरुआत पटना से हुई थी। वो पॉजिटिव अप्रोच था, पॉजिटिव प्रोटेस्ट था, उसको किसी ने रोका, वो कामयाब हुए और पूरे देश में गांधी जी का नाम अमर है और जयप्रकाश नारायण जी का नाम आज पूरे देश में अमर है। तो प्रोटेस्ट के तरीके होते हैं, वो भी प्रोटेस्ट था। प्रशांत किशोर जी को उनसे सबक लेना चाहिए कि गांधी जी का प्रोटेस्ट था, जयप्रकाश नारायण जी का प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट था जिसमें सब लोगों ने साथ दिया। कुछ तो वजह थी कि आपका लोगों ने साथ नहीं दिया और आपको सरकार से बात करनी चाहिए थी उन बच्चों के लिए। आप डायरेक्ट यानी इस तरह से बच्चों के साथ बच्चों को लेकर करने लगे तो राजनीति हर जगह हर नहीं की जाती है। राजनीति कब की जाती है, किस वक्त की जाती है, किसके साथ करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए। तो ये तरीका अच्छा था कि सरकार से बात होती, अगर सरकार नहीं मानती उनकी बात तब जाना चाहिए था उस आंदोलन में। तो यह आंदोलन उनका पॉजिटिव नहीं था। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत दिलचस्प बातें थी, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको भी मज़ा आया हो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।